वंदना तिवारी आपके लिए आरोह भाग 2 कक्षा 12 की प्रस्तावित पुस्तक हिंदी की उसके 16वें अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको भी लगता है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलती है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे सबको यह अच्छी व्याख्या मिल सके और आप लोगों को परीक्षा में अच्छे नंबर मिल सके। तो मैं आरंभ करती हूँ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये जो चैप्टर है यह एक निबंध है। इसमें भीमराव अंबेडकर जी द्वारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के में भाषण लिखा गया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करके एक भाषण लिखा गया जो कि जाति पार्टी तोड़क मंडल द्वारा लाहौर में एक प्रोग्राम किया जा रहा था, उसके अध्यक्षीय भाषण के रूप में इसको लिखा गया। लेकिन इसमें इतनी क्रांतिकारी भावनाएं हैं जिसके कारण इसको अध्यक्षीय भाषण के रूप में नहीं दिया गया और बाद में भीमराव अंबेडकर ने इसको स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कराया जो लोकप्रिय हुई। आपकी पुस्तक में भीमराव अंबेडकर की यह लिखी हुई रचना भाषण जिसको ललई सिंह ने हिंदी में रूपांतरित किया है और इसका आपको परीक्षा में पढ़ना पड़ता है, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप प्रारंभ करते हैं। ललई सिंह जी द्वारा दिया गया, इसका ट्रांसलेशन किया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में विडंबना यह है कि यह इस युग में भी, आज के युग में भी जातिवाद के पोषक लोग इसके पक्ष में बहुत मजबूत तर्क देते हैं और आज भी जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं रह गई है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं और समर्थन के आधार पर यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए ही श्रम को विभाजन को आवश्यक माना जाता है। तो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को जो तय किया गया यह एक आधार था, लेकिन आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन हो जाता है। चूंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन श्रमिकों का विभाजन, ऐसा विभाजन विश्व में और कहीं नहीं दिखाई देता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, क्योंकि कार्य की कुशलता जिसके पास है उससे ही कार्य कराया जाएगा। तो यह सभ्य समाज की आवश्यकता है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों के विभाजन, श्रमिक विभाजन की जो व्यवस्था है अस्वाभाविक व्यवस्था, ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है। लेखक आगे कहते हैं कि किसी भी सभ्य समाज में श्रम का जो विभाजन किया गया है ऐसा हिंदू समाज में जैसा भारत में देखा जाता है कहीं नहीं देखा जाता है। कहते हैं कि यह समाज का अस्वाभाविक विभाजन है और यह विभाजन करती है ही नहीं करती है, बल्कि समाज में एक दूसरे को छोटा और बड़ा, ऊंच नीच में बना देती है, जो कि विश्व के किसी और समाज में नहीं है। कार्यकुशलता के आधार पर जाति की व्यवस्था उचित है, लेकिन कार्यकुशलता के साथ श्रमिकों का जो विभाजन होकर उसमें भी ऊंच नीच, छोटे बड़े जाति की जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था विश्व में और कहीं नहीं दिखती है। ऐसा भीमराव अंबेडकर जी ने अपने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ऐसा उन्होंने अपने भाषण में लिखा था। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करता, बल्कि व्यक्तियों की यह रुचि पर भी आधारित नहीं है। अगर जाति प्रथा के आधार पर व्यक्ति को काम करना पड़े तो माता पिता के सामाजिक अवस्था पर, सामाजिक स्थिति के आधार पर बच्चे का गर्भ में ही उसका कार्य निर्धारित हो जाता है। बच्चा जन्म लेगा, बच्चे की रुचि कैसी होगी इस पर कोई आधारित नहीं है, बल्कि माता पिता के सामाजिक स्थिति के कारण गर्भ में ही बच्चे के कार्य का निर्धारण हो जाता है, जो कि यह अनुचित है। और कहते हैं कि व्यक्ति अपने पेशे का चुनाव अपनी स्वेच्छा से करे और कार्य का चुनाव अपने मन से करे। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा एक दूषित सिद्धांत मानी जाएगी, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेगा उसकी रुचि क्या है, उसकी आदत क्या है, उसको पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, ऐसा ना करके, बल्कि यदि हम गर्भ में ही माँ बाप के स्थिति के आधार पर उस बच्चे का जीवन और कार्य निर्धारित कर देते हैं, यह एक दूषित सिद्धांत हो जाता है। इससे मनुष्य को प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना जबरदस्ती उसको किसी ऐसे पेशे से बांध दिया जाता है जो कि उसको पसंद हो या ना हो, उसको अच्छा लगे ना लगे, उसको उसमें रुचि हो या ना हो। आगे अंबेडकर साहब कहते हैं कि जाति प्रथा के पेशे का जो दोषपूर्ण निर्धारण है, यह केवल दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती,
बल्कि जीवन भर के लिए व्यक्ति को किसी ऐसे पेशे में बांध देती है जो अनुपयुक्त हो, उसकी रुचि के अनुसार न हो, अपर्याप्त हो। ऐसी स्थिति में आपको भूखे मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है, क्योंकि समाज में परिवर्तन होता रहता है। उद्योग धंधों में, कार्यकुशलता में हर समय परिवर्तन होता रहता है, और यदि आपको किसी काम में रुचि नहीं होगी और आप लोगों की पसंद के हिसाब से अपने पेशे में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप स्थिति के साथ मैच नहीं कर पाएंगे, तो आप कार्यकुशल नहीं बनेंगे और ऐसी स्थिति में आपको भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और इसमें भी यदि आपको पेशा बदलने की इजाजत ना हो तो आप, क्योंकि आपको जिस कार्य में रुचि नहीं रहेगी, आप उसमें कुशलता प्राप्त करना भी नहीं चाहेंगे, जबरदस्ती करेंगे, टालू तरीके से काम करेंगे, और आप समाज के परिवर्तन के साथ पेशे में परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कार्यकुशलता में रुचि नहीं है। जिस कार्य में रुचि नहीं है उसमें आप परिवर्तन भी नहीं करना चाहेंगे, आप अपग्रेडेड होना भी नहीं चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप भूखों ही मरने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। और ऊपर से यदि आपको पेशा बदलने की इजाजत ना हो तो आप तो यूं ही भूखे मर जाएंगे। हिंदू धर्म में जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। प्राचीन समाज में यही रिवाज था कि जो उसका पैतृक पेशा है यही उसको चुनना पड़ेगा। हिंदू समाज दूसरे व्यवसाय को चुनने की इजाजत नहीं देता था। लोहार का बेटा लोहार होगा, काठ मिस्त्री का बेटा काठ मिस्त्री, बढ़ई का बेटा बढ़ई होगा। इस तरह की व्यवस्था जो थी उस व्यवस्था के आधार पर वही चुनना पड़ता था, आप उसमें पारंगत हो या ना हो। हम पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर भारत में जाति प्रथा के साथ साथ बेरोजगारी को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जिसमें रुचि नहीं रहेगा, कार्य में मन नहीं लगेगा, तो उसमें कुशलता भी नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में जाति व्यवस्था और कार्य कुशलता के बारे में सोचना ही दोषपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी रुचि नहीं रहेगी तो हम कुशलता नहीं प्राप्त करेंगे। तो आपको जाति से बांधने के आके आपका पैतृक व्यवसाय है, आपको करना ही पड़ेगा। आप जबरदस्ती करेंगे तो इस हिसाब से उस कार्य में कुशलता नहीं आएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से भरी पड़ी है। हमारे समाज में जो जाति प्रथा है अगर श्रम विभाजन के आधार पर है तो यह गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। भारत में जाति प्रथा और श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य के व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत स्वभाव, व्यक्तिगत रुचि का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आपको अपना पैतृक व्यवसाय चुनना ही पड़ेगा, यहाँ पर जबरदस्ती थोपा जाता है, इसलिए व्यक्तिगत रुचि का कोई महत्व नहीं होता है। पूर्व लेख के आधार पर यह कहना तय होता है, जैसा कि पहले की बातों में कहा गया है, कि जाति प्रथा अगर कार्य कुशलता के आधार पर बंटवारा है तो ये तो उचित है, लेकिन अगर व्यक्ति की भावना, व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की रुचि को ध्यान में न रखकर जबरदस्ती दबाववश पैतृक व्यवसाय को अपनाने की बात है तो ऐसे में यह कार्य कोई महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। यह कार्य कुशलता की बात यहाँ नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपको जिसमें रुचि नहीं है उसमें आप जबरदस्ती करेंगे तो व्यक्ति की रुचि नहीं रहने से उस कार्य में कुशलता प्राप्त होगी ही नहीं। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं है। आज के समाज में गरीबी या सामाजिक उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि बहुत से लोग पूर्व निर्धारित जातिगत काम को बड़ी ही मजबूरी से करते हैं। जो पूर्व निर्धारित जातिगत काम है उसको मजबूरी से करने के कारण वो टालू तरीके से काम को करते हैं, उसमें कुशलता की भावना आती ही नहीं है। और इस तरह काम करने में जब आपका दिल, दिमाग और रुचि न लगे तो ऐसे में आप कुशलता कैसे प्राप्त करेंगे? आप कुशलता प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य है, इसमें कोई विवाद ही नहीं है कि आपको आर्थिक पहलू से भी यह जाति प्रथा हानिकारक है, बेरोजगारी भी बढ़ाती है, आप भूखों मरने की स्थिति में आ जाते हैं क्योंकि आपको पेशा परिवर्तन करने की आजादी नहीं है। तो ऐसे में यह अस्वाभाविक नियम व्यक्ति को निष्क्रिय बना देते हैं। यदि आप अपनी रुचि के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं, जबरदस्ती एक थोपे गए काम को करेंगे तो आपको उस काम में करने का रुचि नहीं रहेगा, तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे। और ऐसे निष्क्रिय व्यक्ति से किसी कुशलता की आशा करना भी व्यर्थ है। और ऐसा निष्क्रिय कार्य करने वाला व्यक्ति किसी भी संस्था के लिए, समाज के लिए दोष पैदा होगा।
उचित काम नहीं करेगा तो वह काम कभी भी अच्छा नहीं होगा। कभी भी व्यक्ति कार्य कुशलता नहीं करे में रहेगा, अपने कार्य में कुशलता नहीं बढ़ाएगा तो निष्क्रिय होते होते काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाते व्यक्ति दुखी रहेगा। क्योंकि रुचि के अनुसार काम करने से आप उसमें हमेशा परिवर्तन करते रहेंगे, अपनी इच्छा से उसमें परिवर्तन करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे। और जबरदस्ती अगर आपको कोई काम दे दिया जाए श्रम विभाजन के आधार पर, अगर पैतृक व्यवसाय चुनना पड़ा और आपको उसमें रुचि नहीं है तो आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे। क्योंकि उत्साह नहीं रहेगा, रुचि नहीं रहेगी, मन नहीं करेगा तो आप किसी भी काम में कुशलता प्राप्त नहीं करेंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के हिसाब से जाति प्रथा दोषपूर्ण है, और अगर कुशलता के आधार पर जाति की व्यवस्था की है तो ठीक है, लेकिन जबरदस्ती माता पिता के सामाजिक आधार पर यदि किसी संतान का हम व्यवसाय चुन देते हैं और दोषपूर्ण व्यवसाय का यह चुनाव हो जाता है, उससे व्यक्ति बेरोजगार रहेगा, काम ठीक तरीके से कुशलता से नहीं होगा। यदि आप कार्य की कुशलता चाहते हैं तो जाति प्रथा से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जिसको जिस काम में रुचि है उस काम को करने दीजिए तो काम अपने आप बेहतर तरीके से कुशलता के साथ होगा। इस तरह भीमराव अंबेडकर जी का जाति प्रथा के बारे में उनका ऐसा विचार है कि जाति प्रथा का जो पैतृक व्यवसाय चुनने का जो जबरदस्ती वाली बंटवारा है, यहाँ पर जबरदस्ती वाले पैतृक व्यवसाय चुनने की जो दबाव है, उस आधार पर कार्य की कुशलता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अतः हमें कार्य कुशलता और जातिगत भावना दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा और भारतीय समाज में अपने आप में इस तरह के परिवर्तन को करने के लिए हमेशा तैयार होना होगा, तभी हम कार्य कुशलता को प्राप्त कर सकेंगे।